सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और टॉपिक यानी कि चैप्टर जिस पे हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में डिस्कशन, उस चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम ये हमारा पूरा चैप्टर है जिसके सभी एस्पेक्ट को हम लोग आज के सेशन में कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब तक के इस पूरे सेशन में इस जो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर जनकास्ट, पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सिविक्स के हुआ करते हैं, इन सभी को लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इसी चैप्टर के साथ हमारी पूरी सिविक्स कंप्लीटली अपनी जो है कंप्लीटेड फॉर्म में जो हमारे लिए तैयार हो जाएगी और हमने लाइन बाय लाइन इसका डिस्कशन भी कर लिया। तो चैप्टर की लास्ट एस्पेक्ट जिसका नाम है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के परिणाम, इस पे हम लोग शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहली बात कि हमको क्या पढ़ना है, हमारे कंटेंट क्या होंगे, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सभी एनसीईआरटी पेजेस हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे सभी कंटेंट हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हीं को हमें पढ़ना भी है। यानी लगभग 8 पेजेस से घिरा हुआ ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है और इस 8 पेजेस में ये सभी कंटेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। कंटेंट की बात करेंगे तो आपका सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ लेंगे हम ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू के थ्रू हमें पूरे चैप्टर की जो बेसिक थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो स्पष्ट हो जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी कि आउटकम पे बेस्ड ये चैप्टर है, यानी कि हम जानते हैं किसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हो, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो, तो आखिर कुछ आपके मन में उसके प्रति परिणाम होगा कि नहीं, ये हमें मिल जाए तो हमें ये चीज़ अचीव हो सकती है। यानी एक आउटकम, बेसिक आउटकम आपके मन में रहता है। उसी परिदृश्य में आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस में डेमोक्रेसी 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 सुना। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी हमने सुना। तो ये जो डेमोक्रेसी है बड़ी लोकप्रिय है, बड़ी पॉपुलर है, ऐसा क्यों? और हमने सभी लोगों ने, और जो हर देश इस बात को क्लेम करता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आउटकम की एक्सपेक्टेशन लोगों को होंगी डेमोक्रेसी से, जिससे इतनी इसकी पॉपुलरिटीज है, इसका इतना ओमनी प्रेजेंट है। यानी कि डेमोक्रेसी का क्या आउटकम हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन, और डेमोक्रेसी उस आउटकम के, हमारे एक्सपेक्टेशन के एवज में क्या एक्चुअल में आउटकम प्रोड्यूस करती है। और हमारी, देखिए आप समझ चुके होंगे कि हमारी डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों के बदले में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल आउटकम, एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल आउटकम को ही हम कंपेयर करेंगे। यानी हमने किन उम्मीदों के साथ, अगर हम डेमोक्रेसी को आज पढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने देश में डेमोक्रेसी जैसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और हर देश अपने आप को कहना चाहता है कि वी आर लिव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं, तो ऐसा क्यों? कुछ तो था डेमोक्रेसी में होगा। तो उस चीज को, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि डेमोक्रेसी के आउटकम, आखिर डेमोक्रेसी का कौन सा परिणाम है जिसकी उम्मीदों को लेकर हर देश अपने आप को क्लेम करता है कि मेरे यहाँ डेमोक्रेसी, तो उन सब बेसिक थीम को इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीटली समझने वाले, जानने वाले, देखने वाले। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ अगर बात करें आपका कि हम उस आउटकम को, जिस आउटकम की यहाँ पे हल्ला हो रही है, शोर हो रहा है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी सरकार है, तो आखिर क्या आउटकम है, और अगर कुछ आउटकम है भी, देन हाउ डू वी एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे एसेस कर सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ आउटकम आया, अच्छा आया, बुरा आया, जैसी भी आया, लेकिन क्या आया, इसको हम कैसे एसेस करेंगे। और इसके बाद जो एसेस करते हैं हम लोग, उसको 3 स्फीयर में करते हैं। पहला आपका पॉलिटिकल स्फीयर, इसके बाद आपका इकोनॉमिकल स्फीयर, और इसके बाद लास्ट वन इज दैट सोशल स्फीयर। यानी कि ये आपका लास्ट वाला टॉपिक है सोशल। ये दोनों टॉपिक्स क्या हैं? सोशल स्फीयर। यानी कि आप अगर इस पूरे कंटेंट को इस तरीके से बांटें कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको आउटकम्स पढ़ना है, तो आउटकम्स हम 3 स्फीयर में पढ़ेंगे, एक पॉलिटिकल स्फीयर, एक इकोनॉमिकल स्फीयर, और एक आपका सोशल स्फीयर। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने क्या डेमोक्रेसी से उम्मीदें की थी और डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया। इकोनॉमिकल यानी आर्थिक क्षेत्र में हमने डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें की थी और डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया। सामाजिक क्षेत्र में हम डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें की थी और डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया। इन्हीं तीनों चीज़ों पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। ये दोनों आपके क्या हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं। ये दोनों आपके क्या हैं? ये आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। ये दोनों आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं और ये दोनों आपके क्या हैं? सोशल एस्पेक्ट हैं।
हैं। यानी डेमोक्रेसी के आउटकम को 3 स्फीयर में हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट। यानी कि ये हो गया हमारे कंप्लीट चैप्टर का जो बेसिक थीम है, बेसिक सेंट्रल आइडिया है। बात करें अगर सीधे ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू हमारा कुछ इस तरीके से है और इसको कंप्लीट समराइज हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए, जो हमारा टूर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था, ओवरव्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, जो टूर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा चल रहा था, उस टूर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी अब क्या हो रही है, इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो रही है। और इस हम अपनी यात्रा, जो डेमोक्रेसी की यात्रा कक्षा 6, 7, 8, 9 हर क्लास में हमने किया, उस पूरी यात्रा को करने के बाद हमारे मन में 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। आज का जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी हमसे पूछती है, मतलब वो हम ही पूछ रहे हैं क्या कि व्हाट, अच्छा डेमोक्रेसी 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 चारों तरफ डेमोक्रेसी चल रहा है, तो आखिर कुछ तो डेमोक्रेसी करता होगा। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, व्हाट डज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पहली बात तो क्या है, पहली बात डेमोक्रेसी क्या है, एंड व्हाट आउटकम कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर हम सभी लोग डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ उम्मीदों की वजह से, कुछ एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो व्हाट आउटकम कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हम किस आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी से किन उम्मीदों की वजह से हम उससे जुड़े हुए हैं, यानी किन उम्मीदों की वजह से डेमोक्रेसी को हम जो एक्सेप्ट किए हुए हैं, किस आउटकम की हम उम्मीदें करते हैं डेमोक्रेसी, किस परिणाम की उम्मीदें करते हैं, एंड अगर हम कुछ उम्मीदें किए हैं तो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, और अगर हमने कुछ उम्मीदें किया है तो क्या डेमोक्रेसी इन सभी उम्मीदों को पूरा कर रही है हमारे वास्तविक जीवन में, एंड इसके बाद अगर पूरा कर रही है कि पूरा नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों को हम कैसे जानेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो वो आपका है हाउ टू एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी ये हमारे पूरे चैप्टर का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। यानी आप समझ पाए होंगे कि हमको कैसे इस चैप्टर को लेकर चलना है। चैप्टर में क्या है कि जो हमारी टूर ऑफ डेमोक्रेसी क्या करे उसको हम वाइंड अप करने वाले हैं, और एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी से हम कौन से परिणाम को उम्मीद करते हैं, और क्या डेमोक्रेसी हमारी इन उम्मीदों को फुलफिल करती है कि नहीं हमारे रियल लाइफ में। और इन सब चीज़ों को सोचते सोचते जब हमारे अंदर कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, तब हम ये सोचेंगे, कुछ नई चीज़ें सोचेंगे, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम को क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की वजह से कैसी पैदा होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होता है, इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है कि नहीं, सोशल डिफरेंसेस रिड्यूस होते हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं कि नहीं, आपका जो है फाइनली फ्रीडम और डिग्निटी हमारी बढ़ती है कि नहीं। इन सब चीज़ों को हम लोग एक्चुअल और एक्सपेक्टेड एस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे हम लोग। तो आई होप आप जो है ओवरव्यू को अच्छे समझ पाए होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिस्कशन को यहीं से करते हैं स्टार्ट, और टॉपिक हमारा पहला है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। कि पहला ही टॉपिक है कि डेमोक्रेसी के आउटकम को हम कैसे एसेस करेंगे, डेमोक्रेसी के आउटकम को हम कैसे एसेस करेंगे। तो अब एसेस हमको करना है डेमोक्रेसी के आउटकम को, यानी आकलन करना है डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे, अब उस चीज़ को हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, ये 2 कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे कि हमारी उम्मीदें क्या थी और उस उम्मीदों के एवज में रियलिटी में डेमोक्रेसी ने क्या प्रोड्यूस किया। यानी कि आप जो है सबसे पहले जो आप पेज देख रहे होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, वो आपका ये दोनों पेजेस हैं, और इन दोनों पेजेस में आपकी ये सभी कंटेंट है जिसका एक ओवरव्यू आप तत्काल समझिए, इसके बाद हम टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। अगर बात करें हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम की, तो हम एक चीज बोलते हैं, हर एक व्यक्ति दुनिया का हर एक व्यक्ति दुनिया का बोलता है, क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, लोकतंत्र एक अच्छी सरकार होती है। लोकतंत्र क्या होती है, एक अच्छी सरकार होती है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसके 5 कारण बताए। उसने कितने कारण बताए, 5 कारण बताए। उन 5 कारणों को हम यहाँ देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में। यानी डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस 5 रीजन, वी कहते हैं, हम कहते हैं। अब क्या ये जो 5 आउटकम हम सोचते हैं डेमोक्रेसी से, क्या वो वास्तव में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच करती है? तो अगर मैच करती है तो ठीक, नहीं मैच करती है तो डायलेमा को हम फेस करते हैं, एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी अच्छी है, क्यों, 5 कारणों से। ये 5 कारण की हकीकत में जब हम जांच करते हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी भी है कि नहीं। अभी हम सोच रहे थे अच्छी है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो हम जो असमंजस में आ जाते हैं, और असमंजस में आके अब हम सोचते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी को एडॉप्ट तब क्यों किया गया है, रीजन बिहाइंड द डेमोक्रेसी। तो इसके बाद हम लोग फाइनली ये सोचते हैं, हमारी उम्मीदें होती है कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी हमारी सभी सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल समस्याओं को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ये हम सोचते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं, और पहला टॉपिक जिसका नाम है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। करेक्ट, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। देखिए, गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो दुनिया में बहुत प्रकार की सरकार है। मोनार्की भी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप भी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मिलिट्री रूल क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिलीजियस लीडर क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी तमाम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी भी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। होता क्या है, डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू 9th हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी कंपेयर इट विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम कंपेयर करते हैं तब हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट द इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स, it enhances the dignity of the individual, it improves the quality of decision making, it provides the method to resolve conflict and it allows room to correct mistake। इन पांचों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार होती है क्योंकि ये नागरिकों के बीच में समानता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। उनकी जो है इंडिविजुअल, हर नागरिकों की इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है उसको बढ़ाती है, हर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, इसके बाद विवादों को सुलझाने का तरीका देती है, साथ ही साथ गलतियों को सुधारने का भी क्या मौका देती है। इन सभी कारणों की वजह से हम महसूस करते हैं कि वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज इन दिस रीजन। किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में डेमोक्रेसी क्या है, अच्छी है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो क्या ये सभी जो एक्सपेक्टेशन है रियलाइज अंडर द डेमोक्रेसीज, क्या डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये सभी जो रियलाइजेशन है, जो उम्मीदें हैं, ये प्रमोट करता है, इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है, प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, क्या ये सारी चीज़ें हमारे रियल लाइफ में महसूस होती हैं? तब हम इसको देखते हैं कि when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternative such as rule by monarch, militaries or religious leader। और जब इस मुद्दे पे हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति से तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे मिलिट्री रूल हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी क्या होती है, अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी के बारे में जब बात होती है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन जब डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस की बात आती है तब वही बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड, तो उन्हीं में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। इसका मतलब क्या हो गया, सो वी फेस अ डायलेमा। तब हम एक असमंजस की स्थिति को क्या करते हैं, फेस करते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, यानी क्या डेमोक्रेसी सिद्धांतों में ही, अच्छी अच्छी बातों में ही अच्छी है, या फिर बट फेल्ट बी नॉट सो गुड इन द प्रैक्टिस। मतलब क्या डेमोक्रेसी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिखने में ही अच्छी है, मतलब ये हम महसूस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ देखने, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी सिर्फ सिद्धांतों में अच्छी है, या फिर कोई लॉजिकल कारण भी है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि डेमोक्रेसी अच्छी है। यानी इस पॉइंट्स की बात करें कि ये निष्कर्ष आता है कि जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं वी सपोर्ट डेमोक्रेसी, वी सपोर्ट डेमोक्रेसी, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो वही लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब हम एक असमंजस की स्थिति में आ गए, क्या कि डेमोक्रेसी देखने में अच्छी लगती है, सिद्धांतों में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिस में अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब कि हम डायलेमा फेस करते हैं कि हम इस पॉइंट पे क्या थिंक हार्ड, सोचें, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन, कि हमने डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन की वजह से प्रेफर किया है, उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी वजह से हम डेमोक्रेसी का जो है दौड़ मचाए हुए हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, या फिर आर देयर एनी सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, या फिर कुछ है ऐसा डेमोक्रेसी में जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी वास्तव में अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ अच्छी अच्छी सिद्धांतों में बड़ी अच्छी है, देखने में बड़ी अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी है, कि लोगों को समानता देती है, भाईचारा बढ़ाती है, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें देती हैं। तो ये सब सुन के ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, मिले चाहे मत मिले, या फिर
कुछ लॉजिकल चीज भी है इसके अंदर, प्रूडेंशियल चीज भी है, बुद्धिमत्तापूर्ण कारण भी है डेमोक्रेसी को चूज करने के पीछे। सो अगर बात करें अब इसका जवाब की, तो अब हमको मिलने वाला है कि ओवर 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। करीब आज के समय की अगर बात की जाए तो लगभग अगर हम बात करें कि 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे, विश्व के 100 से भी अधिक देश आज अपने यहाँ क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ किसी न किसी प्रकार की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी किसी न किसी रूप से प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि उनके यहाँ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उनके यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उनके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो नागरिकों के राइट की गारंटी देते हैं, अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं, और ये सभी फीचर्स हमें लगभग जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उन सब में देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं और हर लगभग 100 से अधिक देश विश्व के आज इस बात को क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके यहाँ चुनाव होते हैं, नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके होल्ड इलेक्शंस होता है, उनके यहाँ पार्टीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और लगभग ये सारी चीज़ें हर प्रकार के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉमन हमें देखने को मिल जाती है। ओवर ये चीज़ें हमने देखा। These democracies are very much different from right of citizen. While these features are common to most of them, ये तो हम समझ गए। These democracies are very much different from each other in terms of their social situation, economic achievement and cultural. उसके बाद भी जो सोशल सिचुएशन की बात करें, इकोनॉमिक अचीवमेंट की बात करें या फिर कल्चर की बात करें, उसमें डिफ्रेंसिएशन हर देश में, डेमोक्रेसी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सबके इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये सबके क्या रहे हैं, सब लोग डेमोक्रेसी हैं, लेकिन सबके आउटकम क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। सो बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी? भाई ऐसा तो नहीं, देखो डेमोक्रेसी तो अडॉप्ट कर लिया, ये सारी चीजें कॉमन भी दिख रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको अधिकार मिल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबके हर लगभग जितने भी देश है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन सबके यहाँ ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, लेकिन सबके आउटकम क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। सोशल आउटकम हो, इकोनॉमिकल आउटकम हो, कल्चरल आउटकम हो, सब क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि क्या बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी, फिर भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने सोचा कि डेमोक्रेसी आएगी जबरदस्त डेवलपमेंट होगा, तो किसी देश में डेमोक्रेसी है वहाँ डेवलपमेंट जबरदस्त है, और किसी देश में भी डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ डेवलपमेंट क्या है, बहुत कम है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि बट इज देयर समथिंग, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी, जो हम हर डेमोक्रेसी को सोच के हर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये तो नहीं कि जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी, कि सिर्फ लोकतंत्र के नाम पे ही तो उसको नहीं अडॉप्ट कर लिए हैं, या कुछ है उसमें मामला। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं कि दिस डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हमने देख लिया। और हम जान चुके कि हर डेमोक्रेसी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो हर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वेरी कर रहा है। तो फिर हम क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी नाम होने की वजह से, सिर्फ डेमोक्रेसी होने की वजह से डेमोक्रेसी को नहीं हमने अडॉप्ट कर लिया है, या आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेटिंग फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। और यहाँ तक कि लोग डेमोक्रेसी से यहाँ तक की उम्मीद कर लेते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं डेमोक्रेसी को लेके, कि डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट, हमें इस प्रकार की पोजीशन लेने के लिए हमें पुश कर देते हैं लोग, या लोग पुश हो जाते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में ये सोचने लगते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी हमारे दुनिया की, हमारे समाज की, हमारे देश की सभी प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर लेगी, हैंडल कर लेगी, एड्रेस कर लेगी। देखिए डेमोक्रेसी कहीं ऐसा तो नहीं डेमोक्रेसी को जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी की वजह से हमने अडॉप्ट कर लिया, और डेमोक्रेसी का सोचिए इतना ज़्यादा पॉपुलरिटीज़ है, लोग इतना फैसिनेट रहते हैं डेमोक्रेसी को लेके कि लोग यहाँ तक सोचते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी हमारी सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं क्या कर देगी, एड्रेस कर लेगी। अब एनसीईआरटी यहाँ से बोल रही है कि उसके बाद भी लोग क्या जब उम्मीद कर लेते हैं कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी हैंडल करेगी, एड्रेस करेगी, और इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट वी स्टार्ट बिलीविंग ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है,
हमने उम्मीद किया कि सोशल प्रॉब्लम को हल कर लेगी, जब वो हल नहीं होता है देन वी आर स्टार्ट ब्लेमिंग, हम ब्लेमिंग करना, दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं डेमोक्रेसी पे, और यहाँ तक कि हम डाउट करना शुरू कर देते हैं कि इफ यू आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, क्या हम लोकतंत्र में रह भी रहे हैं। इतना लोग फैसिनेट रहते हैं कि सोचते हैं कि डेमोक्रेसी सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल कर देगी, और जब वो नहीं मिलता उनको तो ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एनसीईआरटी बोली है कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले बड़े सावधानी से सोचिए। क्या? इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या? अ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये चीजें बोल रहा है कि आपको, आपने सोचा, आपको नहीं मिला, आपने ब्लेम किया, और डेमोक्रेसी के आइडिया को ही आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ों को सोचने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्रकार की बस सरकार है। डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, कोई छड़ी नहीं आप घुमाएंगे और सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। डेमोक्रेसी आपकी गरीबी को तुरंत छड़ी घुमाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको खाना चाहिए, डेमोक्रेसी वाली सरकार है तो खाना आपके मुंह में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की बस सरकार है जो क्या करती है कि द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज, नहीं, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। एक प्रकार की बस सरकार है जो एक कंडीशन क्रिएट करती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिस एटमॉस्फेयर का, जिस एनवायरमेंट का लाभ उठा के हर व्यक्ति चाहे तो जो भी अचीव करना चाहे अचीव कर सकता है। यानी इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ एक कंडीशन क्रिएट करती है कुछ भी पाने का, जो आप पाना चाहते हो, सोशल स्फीयर में हो, इकोनॉमिक स्फीयर में हो और पॉलिटिकल स्फीयर में, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, इस डेमोक्रेसी के क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी के एटमॉस्फेयर का लाभ उठा के आप उसको पा सकते हैं। डेमोक्रेसी आपको देगी नहीं, डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो सिटीजन्स को क्या चाहिए? हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल। तो भाई सिटीजन्स को क्या चाहिए? उन सभी एडवांटेज का लाभ उठा के उन सभी जो गोल को वो पाना चाहते हैं, चाहे सोशल एस्पेक्ट में हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, उसको वो पा लें, उसको ले लें। सो हम समझ चुके हैं। लेट अस, अब हमको एग्जामिन करना पड़ेगा कि द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हमने सोचा कि डेमोक्रेसी आएगी और सभी प्रकार की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर लेगी? हल कर लेगी। तो बताया एनसीईआरटी ने, देखो कुछ भी सोचने से पहले ऐसा सोच रहे हो और जब नहीं मिल रहा है तो ब्लेम कर रहे हो, यहाँ तक डाउट कर रहे हो, तो एक बार ध्यान से सोचो, डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं है छड़ी घुमाएगी और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्रकार की बस सरकार है जो एक क्रिएट करती है कंडीशन को कुछ भी अचीव करने के लिए, अचीव समथिंग। और सिटीजन्स को ये चाहिए कि इन सभी कंडीशन का एडवांटेज लेके, इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठा के, क्योंकि भाई देखिए डिक्टेटरशिप में कंडीशन नहीं होती है कि आप सिर्फ फ्रीडम होके खूब ग्रोथ कर लीजिए। डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, आप खूब कमाइए, खूब खाइए, लेकिन आप कमी भी नहीं करिए तो खाइए क्या? कुछ मत खाइए। तो वही चीज़ है कि ये कमाना तो आपको पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी बस एक कंडीशन क्रिएट करती है कुछ भी पाने का, और सिटीजन को चाहिए कि उन सभी कंडीशन का एडवांटेज लेके जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हैं। तो अब हमें, अब कहीं ना कहीं, अब जो भी हमने रीजनेबली एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम डेमोक्रेसी से, अब हम उसको क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे कि जो हमने उम्मीद किया था उसमें हमें मिला कि नहीं हो। तो आई होप आपने पहले टॉपिक जिसमें कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम, इसको अच्छे से समझ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे मैसेज करेंगे। पहली बात तो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब ये चीजें क्या वास्तव में रियलाइज होती हैं? तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों से जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में तो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन जब वही प्रैक्टिस की बात आती है तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी सिर्फ देखने में अच्छी है, प्रैक्टिस में अच्छी नहीं है। तो हम इस चीज़ को लेके एक डायलेमा फेस करते हैं। डायलेमा क्या फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं कि मोरल रीजन की वजह से हमने अडॉप्ट कर लिया, या कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी है जिससे हम सपोर्ट कर सकें डेमोक्रेसी को। तो ये चीज़ हम फेस करते हैं कि लगभग 100 से अधिक देश इस बात को क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि उनके यहाँ कुछ कॉमन चीज़ें जैसे कि इलेक्शन की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, पार्टीज की बात हो, सिटीजन्स के अधिकार की गारंटी की बात हो, ये सारी चीज़ें वो क्लेम करते हैं। और जब क्लेम करते हैं तो हमें एक डेमोक्रेसी की, जब ये लग गया कि लगभग सबके यहाँ डेमोक्रेसी है, सबके यहाँ लोग सेम प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो सबके आउटकम भी सेम आने चाहिए। लेकिन आउटकम सबके क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। कोई ज़्यादा अमीर हो रहा है, कोई ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, किसी का सोशल कल्चर बढ़िया है, किसी का सोशल कल्चर गड़बड़ है, लेकिन जबकि दोनों जगह क्या है? डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये कुछ कंडीशनों पर डिपेंड करता है।
ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी हो जाने से हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि किसी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कुछ चीज़ों पर तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने से आपका जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम चीज़ें समझ गए। तो फिर फाइनली हमने फिर सोचा कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो है डेमोक्रेसी को सिर्फ डेमोक्रेसी होने की वजह से हमने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लिया है, या फिर कुछ है। और दूसरी चीज़ की हम नागरिकों की अगर बात करें तो वो डेमोक्रेसी को लेकर इतना फैसिनेट रहते हैं कि वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस अवर ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी हमारी सभी प्रकार की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल कर लेगी। और जब ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती है देन वी आर स्टार्ट ब्लेमिंग ऑन दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां तक कि हम डाउट करना भी शुरू कर देते हैं कि क्या आप डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं है। लेकिन तब एनसीईआरटी काउंटर जो है आर्गुमेंट देती है कि नहीं, कुछ भी ऐसा सोचने से पहले आपको अलर्ट होना पड़ेगा, केयरफुली इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट क्रिएट ओनली कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग और सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू फाइंड देयर गोल्स। सिटीजन को चाहिए कि इन सभी एडवांटेज को लेके अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें। तो आइए अब डेमोक्रेसी के प्रति हमारे एक्सपेक्टेशन को और वर्सेस डेमोक्रेसी के द्वारा प्रोड्यूस एक्चुअल आउटकम को, दोनों को कंपेयर करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हुए अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर बात करेंगे तो डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने क्या उम्मीद किया और डेमोक्रेसी ने क्या आउटकम प्रोड्यूस किया, इसको हम देखना शुरू करेंगे इस एस्पेक्ट में। तो ये दो आपके पेजेस हैं और इन्हीं दोनों पेजेस से में हमको ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है और ये आपकी जो है एक एक जो है टू द पॉइंट डिस्कशन है। यानी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक आपका शुरू होता है तो इसमें हम देखते हैं डेमोक्रेसी से हम कुछ प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गुड इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट। देखिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब क्या, राजनीतिक क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस है, क्या ये एक एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाती है। डेमोक्रेसी क्या है भाई, वो तो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है, जो गवर्नमेंट क्या है अच्छी हो। हम तो डेमोक्रेसी का नाम आते ही हमको लगता है सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या वही हम उम्मीद करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी जो है एक गुड गवर्नमेंट या एफिशिएंट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है, और क्या गवर्नमेंट जो है जो बनती है डेमोक्रेसी में वो इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है। और इन दोनों चीज़ों को हम लोग कंपेयर करेंगे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। और दूसरी चीज इसका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के साथ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक तरफ हो गई डेमोक्रेसी और एक तरफ हो गई मान लीजिए कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, मोनार्की हो गया, इन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमने सोचा कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट होती है, क्या इफेक्टिव होती है, या बहुत मतलब फास्ट होती है, बढ़िया जो है सरकार बनाती है कि नहीं। फिर उसी तरह डिक्टेटरशिप में सोचेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं है। बात करें अब टॉपिक की, जो लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना चाहिए, करती भी है। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव द कंट्रोल ओवर द रूलर्स। डेमोक्रेसी में जो सबसे मोस्ट कंसर्न्ड है बात वो क्या है कि लोग इस बात को सुनिश्चित, किस बात को सुनिश्चित करें कि लोगों के पास उनके रूलर्स को चूज करने का राइट हो और अपने रूलर्स को कंट्रोल करने का क्या हो, राइट हो। यानी लोग सरकार को बनाएं और सरकार के ऊपर कंट्रोल करें। ये हम सबसे इस बात को, डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करना चाहिए। या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें या फिर डेमोक्रेसी में हम इस चीज को देखते हैं कि लोग सरकार बनाते हैं और सरकार को कंट्रोल करते हैं। क्या ये होता है कि नहीं होता है, इसको हम सोचते हैं कि whenever possible and necessary citizens should be able to participate in the decision making that affect them all। और जब जरूरत हो तो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करें, पार्टिसिपेट करें जब भी जरूरत हो। यानी डेमोक्रेसी में पहली बात तो ये है कि सबसे मोस्ट कंसर्न बात यह है कि लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि लोग सरकार को बनाएं, सरकार को चूज करें और सरकार को कंट्रोल करें। यानी अपने रूलर्स को खुद चूज कर सके, पहली बात। दूसरी चीज रूलर को कंट्रोल भी कर सके। और दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट है कि जब भी जरूरत हो, व्हेनेवर इट नेसेसरी, जब भी जरूरत हो, सिटीजन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। सो देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजंस।
डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, यानी कि ये एक तार्किक रूप से ये हमें सोचना पड़ेगा, और ये हम उम्मीदें करते हैं डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल स्फीयर में, कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। अकाउंटेबल क्या होता है? जवाबदेह होता है, यानी अब जो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो, यानी जिसकी जवाबदेही हो। ऐसा ना हो कि नागरिक अगर उससे कुछ कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो उसको वो इग्नोर कर दे, उस पर काम ही ना करे। यानी एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम जानते हैं। यानी डेमोक्रेसी जो है प्रोड्यूस करे एक ऐसी गवर्नमेंट को जो अकाउंटेबल हो टू द सिटीजन्स, अपने नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हो, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, और रिस्पॉन्सिव हो नीड्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, अपने नागरिकों के नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति क्या हो? रिस्पॉन्सिव। यानी कि डेमोक्रेसी में पहला जो हमने उम्मीद किया कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो अपने नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हो और अपने नागरिकों के नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो अब हम देखें क्या है कि नहीं। हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक अदर कॉमन क्वेश्चन को, कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इफिशियंट होती है और इफेक्टिव होती है कि नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रभावशाली होती है कि नहीं, प्रभावकारी होती है कि नहीं। ये चीज है कि डेमोक्रेसी, क्या गवर्नमेंट इफिशियंट होती है, कार्यकुशल होती है, क्या इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, प्रभावकारी होती है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी की इफिशियंसी को हम लोग चेक करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी बढ़िया काम करती है कि नहीं, तेज काम करती है कि नहीं, संतुष्ट सबको करती है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन पे पीछे वाले क्वेश्चन पे हम लोग सोचने से पहले कि डेमोक्रेसी क्या एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हो और नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम ये चेक करते हैं पहले जो गवर्नमेंट बनाती है डेमोक्रेसी, वो क्या इफिशियंट होती है कि नहीं, क्या वो इफेक्टिव होती है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए डेमोक्रेसी की काम करने की जो प्रणाली है वो किस पे आधारित है। कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। कि डेमोक्रेसी किस पे आधारित होती है, किस पे काम करती है, किस फार्मूले के साथ फार्मूलेट होती है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। यानी डेमोक्रेसी जो है बातचीत और आपसी सहमति के साथ काम करती है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन जो है, राजा जो है रात को सोया, उसको लगा कि नहीं अभी जो है 100-200 नागरिक को जो है अभी मारना है, वो मार दिया, काम खत्म हो गया। या फिर किसी देश पे आक्रमण करना है, उसने आक्रमण कर दिया। मतलब जो भी करना है उसको ऑन स्पॉट जो भी आया उसने कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हर वो काम जिसको गवर्नमेंट करने वाली हो वो ऐसे एकाएक नहीं कर सकती वो, क्योंकि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है वो गवर्नमेंट आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन नेगोशिएशन पे काम करता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के थ्रू बातें होती है, डिबेट होती है, चर्चा पर चर्चा होती है। हर बिल पे अगर कोई चीज़ कानून बनने वाला हो तो पहले बिल बनता है, वो बिल जाके लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस में पेश होता है, राष्ट्रपति के पास उसका अप्रूवल होता है, तब जाके वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, तब उस पर काम होता है। ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो गवर्नमेंट जिसकी है जो जब चाहे तब वो काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी जो है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पर क्या है, आधारित है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसकी वजह से विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। इसलिए किसी एक निर्णय पे आने से पहले, डेमोक्रेसी किसी एक निर्णय को लेने से पहले या किसी एक निर्णय तक आने से पहले वो एक लंबा, विल टेक मोर टाइम, ज़्यादा समय लेती है। भाई डेलिब्रेशन होगा, सबसे बात होगी, चर्चा पर चर्चा, बहस होगी, तो समय तो लगेगा। इसीलिए विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। किसी भी निर्णय तक पहुंचने में समय लेती है, लेकिन बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, लेकिन इसने प्रोसीजर को क्या किया, फॉलो किया, इसलिए इसका जो डिसीजन है मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड द मोर इफेक्टिव। क्योंकि इसने सबसे बात किया, सबकी सहमति लिया, सबका अप्रूवल लिया, इसकी वजह समय तो लगा, लेकिन चूंकि इसने सबसे अप्रूवल लिया, सबसे बात किया, सबसे डेलिब्रेट किया, सबसे नेगोशिएट किया, इसकी वजह से जो इसका डिसीजन आता है, किसका, डेमोक्रेसी का जो डिसीजन आता है मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। ये लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा स्वीकार्य होता है। लोग इसको बहुत, मतलब इससे डिसीजन जो भी आते हैं उससे लोग बड़ी संख्या में सहमत होते हैं, और साथ ही साथ इसके डिसीजन क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि सबसे बातचीत करके किसी निर्णय पे आ जाता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम इन दैट डेमोक्रेसी पे इट परहैप्स वर्थ इट। इसलिए जो समय लगता है डेमोक्रेसी को किसी डिसीजन पे आने से पहले, वो इसके योग्य भी है, उसके काबिल भी है, क्योंकि समय भले लग रहा है लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बड़े ही शानदार डिसीजन लिए जा रहे हैं। यानी कि दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद जो अगर कोई सिटीजन्स है हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अगर कोई नागरिक है जिसको लग रहा है कि डिसीजन सही तरीके से लिया गया कि नहीं,
या कैसे लिया गया, बस वो जानना चाहता है प्रोसेस को, प्रोसीजर को, तो जान सकता है कि किस तरीके से, क्या सही सही डिसीजन है कि नहीं, सही तरीके से लिया गया कि नहीं। एक सिटीजन जो उस बात को जानना चाहता है वो जान भी सकता है। क्यों? क्योंकि सी हैज राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और यही कहलाता है ट्रांसपेरेंसी। भाई गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है, इस बात को जानने का अधिकार हर एक नागरिक को होता है। और जब इस चीज को नागरिक का एक्सेस, इस सब चीजों का नागरिक को एक्सेस मिल जाता है, तो यही चीज तो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, जिसको पारदर्शिता बोलते हैं। शीशे के आर पार पूरा दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी है। यानी कि गवर्नमेंट किस प्रोसीजर के थ्रू डिसीजन ले रही है, इस बात को जब चाहे कोई नागरिक जान सकता है, और डिसीजन प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है कि डिसीजन प्रोसेस सही लिया गया कि नहीं, गलत लिया गया कि नहीं, या जिस भी प्रोसेस से लिया गया, इस चीज को एग्जामिन कर सकता है। और यही चीज कहलाती है ट्रांसपेरेंसी। क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंसी। So this factor is often missing from the non-democratic गवर्नमेंट। और ये फैक्टर की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऑफन मिसिंग दिस फैक्टर, ये फैक्टर दिखता ही नहीं। यानी ये फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अगर एडोल्फ हिटलर को कोई डिसीजन लेना है तो नागरिकों से बात करने नहीं जाएगा, और कोई डिसीजन ले भी लेगा तो कोई इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, करेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, ये तो आप पता कर सकते हैं। यानी कि ये जो फैक्टर्स होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल मिस होते हैं, नहीं होते हैं। देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज फॉलो प्रोसीजर एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पे आए कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो फॉलो करे प्रोसीजर को, और क्या करे, अकाउंटेबल हो अपने नागरिकों के प्रति। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट दैट the democratic government develop mechanism for citizens to hold government accountable and mechanism for citizens to take part in the decision making whenever they think fit। जब भी उनको लगता है कि होना चाहिए, किसको, नागरिकों को, किसमें, डेमोक्रेसी के द्वारा प्रोड्यूस गवर्नमेंट में, जब चाहे वो उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें, ये सब चीजें चाहे तो नागरिक कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। यानी कि डेमोक्रेसी से हम ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट मैकेनिज्म को या एक ऐसी गवर्नमेंट को डेवलप करे जो इसके द्वारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे सिटीजन्स के लिए कि जब भी सिटीजन चाहें या सिटीजन जो है अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें, और साथ ही साथ सिटीजन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी कर सकें। यानी कि इस पॉइंट में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो बने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे जो नागरिक को ये अधिकार दे, नागरिक को ये पावर दे कि वो अपने रूलर्स को, अपनी गवर्नमेंट के अकाउंटेबल बना सकें, साथ ही साथ जब भी उनको लगे जरूरत हो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें हिस्सा ले सकें। यानी कि इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, यू वुड लुक द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी को मेजर करना, और जो भी आपने एक्सपेक्टेड आउटकम सोचा हुआ है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो पहले आप ये फॉलोइंग प्रैक्टिसेस को देखिए जो तमाम इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में प्रैक्टिस करते हैं। पहली बात, एक डेमोक्रेसी में रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। ओपन पब्लिक डिबेट होता है सभी मेजर पॉलिसीज पे। कहाँ पे? लेजिस्लेशन में। सिटीजन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट के बारे में, ये सभी जानकारियों का जो अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है, वो सिटीजन्स के पास होता है। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी सो मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। तो हमने फाइनली ये सोच लिया कि पहली बार डेमोक्रेसी में क्या, कि रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए सभी मेजर पॉलिसीज पे, साथ ही साथ नागरिकों के पास सूचना का अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में। तो लेकिन इन सभी जो एक्सपेक्टेड आउटकम को हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये हमें रियलाइज होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, क्या ये सभी रियलाइज होते हैं, इनका जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उसको हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसीज में। Democracy have a greater success in setting up regular and free elections and in setting up condition for open public debate। डेमोक्रेसी को बड़ी ही सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। किस मामले में? ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। नियमित रूप से, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कराने में बड़ी सफलता मिली, क्योंकि डेमोक्रेसी में जबरदस्त इलेक्शन होता है। इलेक्शन ही होता है, और भी तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इलेक्शन बहुत नियमित तरीके से होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जो है सिटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, ओपन पब्लिक डिबेट के लिए भी
तमाम कंडीशंस को क्रिएट करती है डेमोक्रेसी। यानी इन दोनों मामलों में ओपन पब्लिक डिबेट और साथ ही साथ इलेक्शन कराने में डेमोक्रेसी को बड़ी सफलता मिली है। यानी जो पहला पॉइंट है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो इस मामले में डेमोक्रेसी को लगभग बढ़िया सफलता मिली है। So, but most democracies falls out of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. उसमें भी डिमेरिट है। फिर भी उसमें अगर बात की जाए कि फॉल शॉर्ट कमी देखने को मिलती है इलेक्शंस में जो कि फेयर चांस प्रोवाइड करे एवरीवन इन द सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। यानी कि फिर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में अभी भी कमियां देखने को मिलती हैं डेमोक्रेसी में। और हर मेजर पॉलिसीज पे एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट आज भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। ये उसका सोचा हमने कि हाँ ये होता है, तो इसे होता है तो इसमें भी कमियां हैं। दूसरी चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस। और जब इंफॉर्मेशन को, राइट टू इंफॉर्मेशन की जब बात आती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बात आती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बात जब इंफॉर्मेशन को शेयर करने की है। यानी डेमोक्रेसी भी में जो गवर्नमेंट होती है वो इतनी भी एफिशिएंट, इतनी भी शानदार नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन को नागरिकों के साथ शेयर करती है। हर इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक अच्छा रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है जब बात किसकी है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द सिटीजंस, नागरिकों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की बात है। ओपन पब्लिक डिबेट की, हर मेजर पॉलिसीज पे ओपन पब्लिक डिबेट की बात है, साथ ही साथ फेयर इलेक्शन की बात है। इन तीनों एस्पेक्ट को हमने सोचा, इन तीनों एस्पेक्ट पे हमने थोड़ी मोड़ी कमियां भी देखने को मिली। सो देन आर वन कैन इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन देयर रिस्पेक्ट। फिर भी आल वन कैन से दैट, हर व्यक्ति ये कहता है और लेता है क्या, फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। फिर भी लोग एक डेमोक्रेटिक रिजीम का ही फेवर लेते हैं किसी कंपेयर में किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इट कंपेयर विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम इसको अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो डेमोक्रेसी को एक अच्छी सरकार के रूप में लोग कंसिडर करते हैं और लोग डेमोक्रेटिक रिजीम का ही फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि हाँ कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ है तो कुछ, वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक रहेगा तो कुछ मिलबे नहीं करेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ है। In substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a good government that is attentive to the needs and demand of the peoples and is largely free of corruption. सेकेंड एस्पेक्ट की बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो नीड्स और डिमांड किसकी, पीपल को, लोगों की नीड्स और डिमांड को क्या करे, अटेंड करे, रिस्पॉन्ड करे। यानी अकाउंटेबिलिटी वाले पॉइंट हमने देख लिया और रिस्पॉन्सिव वाले पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं कि नीड्स और डिमांड को अटेंड करे और साथ ही साथ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो, भ्रष्टाचार से क्या हो, मुक्त हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसका जो रिकॉर्ड की बात करें डेमोक्रेसी की, वो बहुत ही इंप्रेसिव नहीं देखने को मिलता है इन दोनों काउंट्स पे। इसका जो हमने सोचा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या हो कि नीड्स और डिमांड को अटेंड करे नागरिकों के, और साथ ही साथ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन इन दोनों काउंट्स पे हमें डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस उतनी शानदार देखने को नहीं मिलती। देखिए थोड़ा है भी थोड़ा नहीं भी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों हमें इस टाइप के आउटकम में देखने को मिली जाती है। जैसे कि डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। डिमांड को पूरा करते करते डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और यहाँ तक कि कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन अपनी अधिकतर जनसंख्या की डिमांड को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। एंड द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इविल। इस इविल से यानी इस बुराई से, किस बुराई से, भ्रष्टाचार वाली बुराई से। अगर इस पॉइंट पे बात की जाए, भ्रष्टाचार वाले मामले में बात की जाए, तो डेमोक्रेसी इस बुराई से भी मुक्त नहीं है, यानी भ्रष्टाचार होता है। At the same time, there is nothing to show that non-democratic are less corrupt or most sensitive to the people। यानी ये पॉइंट आपको जो है काउंटर आर्गुमेंट हमें देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि अगर हमने सोच लिया कि डेमोक्रेसी को हमने उम्मीद किया कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो नागरिकों की नीड और डिमांड को अटेंड करे और साथ ही साथ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो, इस मुद्दे पे हमें डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है इन दोनों काउंट्स पे। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं, अगर नीड्स और डिमांड की बात करें और इसके बाद हम बात करें अटेंड करने की, उनकी नीड कंसर्न की, तो डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल। लोगों की नीड्स को सुनते सुनते पूरा करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेजोरिटी की डिमांड को भी क्या
मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ दिस ऑफ दोज कंट्रीज, उस देश के मेजोरिटी ऑफ द पीपल की डिमांड को इग्नोर कर देती है। और साथ ही साथ अगर बात करें रूटीन की बात की जाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूटीन की अगर बात किया जाए, तो उस रूटीन में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार वाला मामला है, इस भ्रष्टाचार वाले मामले से भी डेमोक्रेसी मुक्त नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब कि हम रिजेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को? डेमोक्रेसी में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक में कुछ भी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो अपने नागरिकों को बहुत उनकी नीड कंसर्न पे काम कर रहे हैं, वो बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त है। ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फिर भी हम डेमोक्रेसी को एक अच्छी सरकार कहेंगे। इसके बाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, यानी दो हमने देख लिया, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव। लेजिटिमेट की बात करें कि देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। एक और एस्पेक्ट है जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है। क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो एक वैध सरकार होती है, एक कानूनी, जैसे नहीं होता है लीगल और इलीगल, तो डेमोक्रेसी एक लीगल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इट में भी देखिए लेजिटिमेट क्यों, क्योंकि देखिए जन नागरिक जैसे होता है कि अगर एक परिवार में मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आके कुछ भी थोड़ा सा बिगाड़ देता है, कोई गड़बड़ी कर देता है, तो हम उसको पूरा ब्लेम करते हैं। लेकिन उसी परिवार का ही सदस्य कुछ उस परिवार में कोई चीज़ें तोड़ देता है, फोड़ देता है, तो आदमी उसको इग्नोर करता है, उसको कोऑपरेट करके आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मानता है परिवार का ही सदस्य उसी ने गलती किया। तो डेमोक्रेसी भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये लोगों ने खुद ही बनाया है और आप ही ने चूज किया, तभी तो सरकार बना है। आप ही लोगों ने मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन ने उसको इलेक्ट किया है। अगर वो बन गया, वो गड़बड़ काम कर रहा है, तो जितना वो रिस्पॉन्सिबल है उतना आप भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप ही लोगों ने चूज किया है। इसलिए जब आपने खुद चुन किया है, तो भाई जब सरकार ने को आपने खुद बनाया, तो ये लेजिटिमेट ही तो है, आप ही ने अप्रूवल दिया है, तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। क्यों? और अगर इसकी लेजिटिमेसी की बात करें तो ये स्लो हो सकती है। कौन? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस एफिशिएंट हो सकती है एज कंपेयर्ड विद नॉन डेमोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती है, बहुत क्लीन नहीं होती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, पीपल्स ऑन्स गवर्नमेंट, ये लोगों की खुद की सरकार होती है, इसीलिए भाई ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। दैट्स वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी वजह से जबरदस्त सपोर्ट हमें डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। सो डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, इट इटसेल्फ एन आउटकम ऑफ दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लास्ट पॉइंट बड़ी शानदार का है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो एबिलिटीज है, जो योग्यता है, किस चीज़ की योग्यता है कि जनरेट कर सके अपने खुद के सपोर्ट को। डेमोक्रेसी के अंदर वो योग्यता होती है कि ये अपनी सपोर्ट को खुद जनरेट कर ले, और ये कहीं ना कहीं खुद अपने आप में एक आउटकम है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी को लोग अपने आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। डेमोक्रेसी अपने सपोर्ट को खुद क्रिएट कर ले रही, किसी को बताना नहीं पड़ रहा है। ये खुद भी अपने आप में एक बड़ा आउटकम है डेमोक्रेसी का। तो यानी कि हम अगर बात करें इसके एक्सेप्टेंस की और इसके जो है ओवरवेलमिंग सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। डेमोक्रेसी के सपोर्ट को आप देख सकते हैं, जैसे कि ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये रेड कलर की बात करें तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो डेमोक्रेसी को बांग्लादेश में 69% लोग जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंडिया में 70%, नेपाल में 62%, पाकिस्तान में इतने, श्रीलंका में इतने। वहीं पे जो येलो कलर का दिख रहा है आपको चार्ट, जिसमें 10% आपको देखने को मिलता है डेटा, जिसमें कि कभी कभी डिक्टेटरशिप को अच्छा माना जाता है। बांग्लादेश में 6, इंडिया में 9, नेपाल में 10, पाकिस्तान में 14, श्रीलंका में 11। यानी ये 6, 9, 10 जो डेटा है ये बता रहे हैं कि 10% लोग कभी कभी ये मान लेते हैं कि डिक्टेटरशिप बढ़िया है। भारत में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, इन सब तरीके। पाकिस्तान में तो 14-15% लोग मानते हैं कि डिक्टेटरशिप बढ़िया है। वहीं पे डजंट मैटर टू मी, मुझसे मतलब नहीं, ये मामला। तो ये डेटा दिखा रहा है कि साउथ एशिया के लिए बहुत सुटेबल माना जा रहा है और 88% सुटेबल। यानी कि डेमोक्रेसी को देखिए सुटेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। अभी लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ओवरवेलमिंग सपोर्ट देखने को मिलता है क्योंकि ये पीपल्स ऑन्स गवर्नमेंट, ये लोगों की खुद की सरकार होती है। तो ये जो चार्ट है, थोड़ा सा आप इसको एक नज़र से देख सकते हैं। इस तरीके से हमने पॉलिटिकल स्फेयर को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। और अकाउंटेबिलिटी में हमने एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल आउटकम को देखा,
और रिस्पॉन्सिव में भी एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम को देखा, और लेजिटिमेसी में भी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम को देखा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट सोच लिया कि डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल स्फीयर में रिजल्ट हमें पॉजिटिव भी देखने को मिला और रिजल्ट हमें नेगेटिव भी देखने को मिला, मिक्स्ड रिकॉर्ड मिला देखने को पॉलिटिकल स्फीयर में। अगला स्फीयर जो है वो है इकोनॉमिक स्फीयर, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी की क्या परफॉर्मेंस है और डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो देखिए हम एक गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें करते हैं। पहली तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमने सोच लिया कि डेमोक्रेसी क्या हो, एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, लेजिटिमेट हो। दूसरा एस्पेक्ट की बात करें कि अब उस गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी क्या है, एक अच्छी सरकार हो जो नागरिकों के हित में काम करे। इकोनॉमिक ग्रोथ में देश का जबरदस्त विकास हो, ये भी हम सोचते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो वही चीज़ आपका ये एस्पेक्ट में, आपका ये जो एस्पेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यही छोटा सा पेज जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा कंटेंट है इस टॉपिक का, इसकी बात करेंगे तो डेमोक्रेसी को हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। उसकी उम्मीदें, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी से क्या है ये देखेंगे, और कुछ उम्मीदें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या प्रोड्यूस करे डेवलपमेंट को, और इस जो उम्मीदें हमारी है इसका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इसको एक चार्ट भी इंपॉर्टेंट टेबल जो कि यहाँ पे दिख रहा है इसको समझेंगे, और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी इस पर्सपेक्टिव में अच्छा काम करती है कि नहीं, और हमने क्या उम्मीद किया था, क्या आउटकम उसने प्रोड्यूस किया। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं एक देश में जो है अमीर अमीर और बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी पे बेस्ड ये टॉपिक हमारा शुरू होता है यहाँ से। If democracies are expected to produce a good government, then it is not fair to expect that they would also produce a development. अच्छी लाइन के साथ इस टॉपिक को शुरू करता है, कहता है कि अगर हमें डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी गुड गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, लेजिटिमेट हो, तो क्या ये हम नहीं सोचेंगे कि डेमोक्रेसी एक अच्छी डेवलपमेंट को भी मेंटेन करे देश में। यानी डेमोक्रेसी से हम उम्मीद अगर ये करें कि इट प्रोड्यूस अ गुड गवर्नमेंट, देन इट इज नॉट फेयर। क्या ये सही नहीं होगा टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट को भी प्रोड्यूस करे। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट भी शानदार हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विकास जबरदस्त हो, आकाश विकास सब कुछ जबरदस्त हो। एविडेंस सो दैट इन प्रैक्टिस में डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, और साक्ष्य ये दिखाते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है कि इन उम्मीदों पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी से खरी नहीं उतरती है, डेमोक्रेसी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप, अगर सभी प्रकार के डेमोक्रेसीज और सभी प्रकार के डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट को आप देखते हैं फॉर द 50 ईयर्स, 50 साल के डेटा को, 50 साल के अगर डेमोक्रेसी, यानी ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी हो, ऐसा देश जहां डिक्टेटरशिप हो, इन दोनों के 50 साल के डेटा को आप कंपेयर करते हैं, देन कब 1950 से 2000 के बीच की बात कर रहा है, ये 50 साल के डेटा की बात कर रहा है, देन डिक्टेटरशिप हैव अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तब हमें डेमोक्रेसी में थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि डिक्टेटरशिप में क्या लिखा है, स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि डिक्टेटरशिप में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है एज कंपेयर्ड विथ डेमोक्रेसी। यानी अगर हम 1950 से 2000 के बीच यानी 50 साल के डेटा को हम कंपेयर करें इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज डेमोक्रेसी एंड विच इज डिक्टेटरशिप, तो हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ जो डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोड्यूस करती है, वहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ होता है एज कंपेयर्ड विद डेमोक्रेसी। So the inability of democracies to be achieve higher economic development worries us। तो जो ये इनएबिलिटी दिखाती है डिक्टेटरशिप की वो हमें चिंतित करती है। लेकिन क्या हम ऐसी वजह से कि डेमोक्रेसी में ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, डिक्टेटरशिप में ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है, तो क्या हम इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं? बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये सिर्फ अकेला पर्याप्त कारण नहीं होगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो किसी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, वो तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या है कि देश का जो पॉपुलेशन और साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, यानी इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
यानी अगर कोई देश डेवलप्ड है तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो डेवलप, डिक्टेटरशिप है डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, डेमोक्रेसी तो ग्रोथ नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इन 4 बिंदुओं पे डिपेंड करता है कि उस देश की जनसंख्या बहुत बड़ी हो, भारत की जनसंख्या 140 145 करोड़ है, इसमें विकास होगा भी तो धीरे धीरे होगा। छोटा सा देश जापान है, विकास होगा ही बढ़िया होगा, छोटा सा देश। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश में जो है विकास नहीं हो रहा तो इसके पीछे कारण है कि डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं। विकास डेमोक्रेसी में भी होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम होते हैं डेमोक्रेसी में। तो देश की जो साइज है, पॉपुलेशन साइज है, इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि देश का ग्रोथ कितना तेज होगा या कितना होगा। उसके जो ग्लोबल सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि देश का विकास कितना होगा। हर देश उसको कितना सहयोग कर रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड होता है कि उस देश का कितना डेवलपमेंट होगा। इसके बाद उस देश के द्वारा जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी के रूप में जिस चीज़ को एडोप्ट किया जाता है, कोई देश जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर रहा है, बिजनेस को बहुत प्रमोट कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ग्रोथ जबरदस्त होगी। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी एडोप्टेड बाय द कंट्री भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी हम समझ चुके हैं किसी देश का विकास होगा कि नहीं होगा ये वहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप डिसाइड नहीं करती है, बल्कि वो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर विच आर going to discuss in this topic. So however the difference in the rates of economic development between the less developed country with the dictatorship and democracy is negligible. क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि जो डिफरेंस होता है किसका, रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी किसका, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो देश क्या हो, कम विकास, कम विकसित हो, चाहे वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो चाहे वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वो नेग्लेजिबल होता है, बहुत कम होता है। अगर देश कम विकसित है, देश क्या है, कम विकसित है, तो वहाँ पे चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, डिफरेंस बहुत कम होगा। जैसे कि अगर बात करें, ये डेटा आपको दिखा रहा है 1950-2000 के बीच में कि जितने भी डेमोक्रेटिक रिजीम है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है 3.95% है, जितने भी डिक्टेटोरियल रिजिम्स हैं वहाँ पे ग्रोथ 4.42, लगभग 50.05 का अंतर है। यानी लगभग एक का अंतर, लगभग एक या आधा का अंतर मान लीजिए, एक डेमोक्रेसी में और एक डिक्टेटरशिप में अंतर देखने को मिलता है। जितने भी डेमोक्रेटिक रिजिम है वहाँ पे 3.95% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, एज कम्पेयर विद जितने भी डिक्टेटोरियल रिजिम है वहाँ पे 4.42% की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर वो देश दोनों क्या है, पुअर कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे वो डेमोक्रेसी हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 4.34 है तो यहाँ पे 4.28 है, यानी 0.06, इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर देश गरीब है तो वहाँ पे चाहे डेमोक्रेसी रहे चाहे डिक्टेटरशिप है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑफ द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ओवरऑल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ, वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी आएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी दे देगी, ऐसा कुछ नहीं। सो बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट। फिर भी बहुत पीछे थोड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं, विकास तो होना ही चाहिए। क्या कि when we find such significant difference in the rates of economic growth between the countries under dictatorship and democracy, is better to prefer democracy as its several other positive outcome. ये पॉइंट्स बड़ी शानदार तरीके से डेमोक्रेसी सपोर्ट भी लिखा गया है कि जब हम देखते हैं रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बीच में, डेमोक्रेसी के जो कंट्री की डिक्टेटरशिप के अंडर में हो, जो कंट्री डेमोक्रेसी के अंडर कंट्रोल में हो, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में ग्रोथ थोड़ी कम होती है, डिक्टेटरशिप में ग्रोथ थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर भी कहेंगे इट इज़ बेटर टू प्रेफर, ये अच्छा है डेमोक्रेसी। कौन, डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करना अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भले थोड़ी ग्रोथ कम हो रही है, डिक्टेटरशिप में ग्रोथ जबरदस्त हो रही है, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी के सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। डेमोक्रेसी के तमाम कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जिसमें हमें स्वतंत्रता मिलती है, पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम भी मिलती है, जो कि डिक्टेटरशिप वाले सिस्टम में नहीं मिलता है। वहाँ ग्रोथ मिल जाएगा, लेकिन आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है, इंडिविजुअलिटी की जो फ्रीडम है, वो सब छीन जाती है। तो अगर थोड़ी सी डेमोक्रेसी में ग्रोथ कम है एज कम्पेयर विद डिक्टेटरशिप, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। इस बात को इसने कहा।
यानी हम देख लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी में ग्रोथ बढ़िया तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट हम नहीं करेंगे। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, जो कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेसी क्या इनइक्वालिटीज को रिडक्ट करती है कि नहीं, रिड्यूस करती है कि नहीं, गरीबी को रिड्यूस करती है कि नहीं। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये आपका कंटेंट जो है इसी पॉइंट्स, इसी पेज के आसपास हमारा देखने को मिलता है। बात करें डेमोक्रेसी से हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या था, ग्रोथ जबरदस्त हो, थोड़ी कम हुई, ठीक है, हमारी उम्मीदें थी, लेकिन विकास हो या ना हो देश का, मतलब कि आप समझिए इस पर्सपेक्टिव में कि विकास मतलब डिक्टेटरशिप इतना हो या ना हो, लेकिन हमारी कुछ उम्मीदें ये होती हैं कि वो जितना भी विकास करे, जितना भी आर्थिक विकास हो, वो आर्थिक असमानताओं को भी कम करे। सिर्फ विकास से ही काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को भी क्या करे, वो खत्म करें। यानी कि डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमें ये भी एस्पेक्ट, हमें ये भी उम्मीदें होती हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारी उम्मीदें ये होती है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को क्या करें, रिड्यूस कर दें, आर्थिक असमानताओं को कम करें। और भी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटीज, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, वो भी इस टॉपिक के थ्रू हमें बताएंगे कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से इनइक्वलिटी को कम करती है कि नहीं, और हमारी उम्मीदें क्या है, और साथ ही साथ पॉवर्टी कम करती है कि नहीं, ये हमारी उम्मीदें क्या है, और इन दोनों उम्मीदों के एवज में एक्चुअल आउटकम क्या है। यानी डेमोक्रेसी के इस पर्सपेक्टिव में हम सोचेंगे कि डेमोक्रेसी क्या इकोनॉमिक आउटकम में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करती है कि नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करती है कि नहीं, पॉवर्टी को कम करती है कि नहीं। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. एक पॉइंट, इस पॉइंट्स का पहला जो एस्पेक्ट शुरू होता है कि कह रहा है कि ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से कि डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, इस डेवलपमेंट से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में उम्मीद करना, तो वो है कि रिड्यूस कर दे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को, आर्थिक असमानताओं को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करे, रिड्यूस कर दे। विकास थोड़ा कमी हो, डिक्टेटर से कमी हो, लेकिन जो आर्थिक असमानताएं हैं नागरिकों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं कम करे। क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, अल्ट्रा रिच है, कुछ लोग अल्ट्रा पुअर है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत बड़ी बन गई है, अमीर गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई बन गई है। तो उसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के द्वारा जो प्रोड्यूस गवर्नमेंट है उसको हैंडल करना चाहिए। यानी कि डेवलपमेंट से ज़्यादा भी अगर कोई चीज़ उम्मीद करने योग्य है तो वो है कि डेमोक्रेसी रिड्यूस कर दे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को। Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead to better life? या फिर इसको इस काउंटर क्वेश्चन के थ्रू ये बोल रहा है कि जब कोई देश जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करती है, कोई देश जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को, शानदार इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश में अगर होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वहाँ के नागरिकों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के नागरिकों का भी ग्रोथ हो रहा है। यानी कि विल वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब देश जो है, देश में जबरदस्त इकोनॉमिक अचीवमेंट देश जो इकोनॉमिक अचीवमेंट को प्राप्त करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो वेल्थ है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी सभी सिटीजन्स में जो कि देश के होंगे कि सबका जीवन बढ़िया हो जाएगा, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। यानी देश का अगर विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश में हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के नागरिकों का भी डेवलपमेंट हो रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेसीज ग्रोथ इन डेमोक्रेसी इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। और दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेमोक्रेसी में क्या इंक्रीज होता है इनइक्वालिटीज भी नागरिकों के बीच में, और या फिर डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर हम उम्मीद कर रहे हैं डेमोक्रेसी सिर्फ गुड्स और अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने वाले हैं। पहली बात तो जवाब दे रहा है कि डेमोक्रेसी जो आप सोच रहे हो कि इकोनॉमिक इक्वलिटी ला देगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ला देगी, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी है, और राजनीतिक समानता की बात करती है, आर्थिक समानता की बात नहीं करती है। जो जितना काम करेगा उतना कमाएगा, उतना अमीर बनेगा, सबको समान कर देगी, तो मेहनत करना और बिना मेहनत करने वाला दोनों लोग तो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि आर्थिक समानताओं को कम करने पर आधारित नहीं है, सामाजिक क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक समानताओं पर, राजनीतिक समानताओं को देने पर आधारित होती है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी जो होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात नहीं करती। डेमोक्रेसी जो होती है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि हम जानते हैं सभी इंडिविजुअल के पास समान वजन होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना। सबके 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू।
पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी। लेकिन सभी व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहे हैं, सबके वेतन समान होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। Parallel to the process of bringing individual into the political arena and equal footing, we find growing economic disparities. भाई पॉलिटिकल एरिना में इक्वल फुटिंग देखने को मिलती है, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती है। यानी जैसे राजनीतिक समानता को प्रोवाइड कराती है डेमोक्रेसी, उसी तरह आर्थिक असमानता को भी क्या बढ़ते हुए हम देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। हम जानते हैं एक बड़ी ही कम संख्या में अल्ट्रा रिच पीपल, बहुत अमीर लोग, क्या बहुत अमीर लोग इंजॉय करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। असमानुपातिक रूप से वेल्थ को, इनकम को बड़े ही कम संख्या में लोग इंजॉय करते हैं। भारत में अगर देखा जाए अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या 100 होगी। संख्या कितनी? 140 करोड़। यानी 100-150 लोग भारत में ऐसे हैं जो हद से ज्यादा पैसे को कंट्रोल करते हैं। यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। यही नहीं, अभी और सुनो क्या, कि इनकी इनकम भी हर दिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर होकर रुक गए, इनकी इनकम भी हर दिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। वहीं पे जो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो समाज में निचले पायदान पे हैं वो लोग इन सभी के ऊपर क्या है? निर्भर है। और यहाँ तक कि उनकी जो इनकम है वो हर दिन क्या? डिक्लाइन। इनकी इनकम हरदम बढ़ रही है, इनकी इनकम क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ तक कि समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ तक कि कभी कभी उनके जीवन की जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें को भी वो मीट नहीं कर पाते। इन चीज़ों को भी इन सभी ज़रूरत को पूरा करने में भी उनको तकलीफ होती है, डिफिकल्टीज होती है। यानी कि हम जान गए कि इन एक्चुअल लाइफ की डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू वेरी सक्सेसफुल इन द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। की आर्थिक असमानताओं को कम करने में डेमोक्रेसी बहुत सफल हमें देखने को नहीं मिलती है। सो अ पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक टू लूज देयर वोट। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले अभी चार्ट को देखते हैं कि हम लोग समझ गए कि देश में जो कुछ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल जो हैं एंजॉय करते हैं हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम को, बहुत ज़्यादा पैसे को। क्योंकि ये चार्ट आपको दिखा, जब एनसीईआरटी पेज को आप पढ़े होंगे तो उसमें एक पिज्जे का जो है एग्जांपल था, जिसमें कि 80% पिज्जे को 20% लोग खा रहे हैं, 20% पिज्जे में 80% लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। जो वहाँ के टॉप 20% लोग जो हैं, ऊपर के जो 20% लोग हैं, वो वहाँ की 65 लगभग 64.8% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो उससे नीचे 20% के नीचे जो लोग हैं वो सिर्फ 3% पैसे में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं। यानी कि 100 लोग में से 65 लोग पूरे 100 में से 20 लोग 65 रुपये को कंट्रोल करते हैं। 100 रुपया है हमारे पास, उसमें से 20 लोग 65 रुपये को कंट्रोल करते हैं, और बाकी बचे 80 लोग हैं वो सिर्फ 3 रुपये में अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। इस तरीके से ब्राज़ील की बात करें तो टॉप 20% वहाँ पे 63.0% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी लोग 2.6% में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पे सभी देशों के चार्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन इस पे आता है तो कोई भी छोटा मोटा डेटा लगभग 1-2 डेसिमल प्लेस पे वेरी भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा को आप पुट कर देते हैं तो बहुत शानदार आपका जो है आंसर राइटिंग आपकी बन सकती है। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं भाई, पुअर की संख्या बड़ी ज़्यादा है भारत में, क्योंकि पुअर कॉन्स्टिट्यूट भारत नहीं बल्कि विश्व की बात करते हैं, हर देश में गरीबों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। भाई देख ही रहे हैं आप। सो पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक लूज टू देयर वोट्स। कोई पार्टी इनके वोट को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी ज़्यादा है। किसकी? गरीबों की। फिर भी डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है डू नॉट अपीयर टू वेरी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। जैसा कि आप उनसे उम्मीद करते हो कि पॉवर्टी, ये सरकार आएगी गरीबी खत्म कर देगी, ये सरकार आएगी गरीबी खत्म कर देगी, ये सोचते सोचते हम हर साल वोट देते हैं। नहीं, कोई भी सरकार डू नॉट अपीयर टू एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी को एड्रेस करते हुए कोई भी सरकार हमें देखने को नहीं मिल जाती है, जबकि वोट सबको चाहिए गरीबों का। गरीबों की संख्या क्यों? बहुत ज़्यादा है। The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. Situation तो बांग्लादेश जैसे एग्जांपल में समझा रहा है कि बांग्लादेश जैसे देशों में स्थिति और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि यहाँ के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द पॉवर्टी। गरीबी रेखा में रहते हैं, 50% लोग गरीब हैं। वहीं पे पीपल इन सेवरल पुअर कंट्री आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाईज। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी देश हैं विश्व के जो फूड सप्लाई जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रिच कंट्रीज पे क्या डिपेंडेंट है। यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज
डेमोक्रेसी में खत्म नहीं होती है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हमें देखने को मिल ही जाती है, यानी पॉलिटिकल में हमने देखा कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं। पॉलिटिकल इक्वलिटी में पॉजिटिव भी रिजल्ट आता है, नेगेटिव भी आता है। वहीं पे आपका जब इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, और साथ ही साथ इनइक्वलिटीज़ की अगर बात करेंगे तो वो भी ज़बरदस्त देखने को नहीं मिलता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़, यानी अब हम पढ़ेंगे सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सोशल आउटकम्स के बारे में कि डेमोक्रेसी का सोशल आउटकम क्या है, इसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ये दोनों पेजेस हैं, इन्हीं दोनों पेजेस के इन्हीं दोनों हेडिंग्स को हमें पढ़ना है। कह रहा है कि डेमोक्रेसी के सोशल एस्पेक्ट में हम सोचते हैं क्या कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करेगी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ, बहुत ही सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन, सब मिलजुल कर रहेंगे, आपसी भाईचारा, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जबरदस्त तरीके से रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट न हो, इसके दो कंडीशन अगर डेमोक्रेसी फॉलो करती है, दो कंडीशन को, तब जाके एकोमोडेशन शानदार तरीके से होता है। अब ये पूरी जो ओवरव्यू है वो हमारा इन कंटेंट में क्या मिलता है, डिटेल डिस्कशन, उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन्स। क्या डेमोक्रेसी एक नागरिकों के बीच में, अपने नागरिकों के बीच में पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ को प्रोड्यूस करती है, देती है? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस लाइफ। और ये हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना भी चाहिए कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो गवर्नमेंट हार्मोनियस लाइफ को प्रोड्यूस करे, हार्मोनियस सोशल लाइफ को प्रोड्यूस करे। वी साइन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग द एथनिक पॉपुलेशन, और जिसमें हमने देखा था कि बेल्जियम जो देश था पहले चैप्टर में, कि उसने पावर को शेयर करके अपने यहाँ जितने भी सोशल जो कम्युनिटीज थी, सोशल एथनिक ग्रुप थे, उन सबको एकमोडेट करके सबको खुश कर दिया, सबका जो जीवन है हार्मोनियस लाइफ हो गया, मिल गया सबको, सबके साथ पावर शेयर कर दी। तो वही हम देख रहे पहले चैप्टर में कि डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोजेक्ट टू कंडक्ट देयर कंपटीशन एंड दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग द एक्सप्लोसिव और वायलेंट। क्योंकि हम बेल्जियम के एग्जांपल को देख के समझ पाए थे कि डेमोक्रेसी हमेशा एक ऐसे प्रोसीजर को डेवलप करती है जो कंपटीशन को कंडक्ट कराता है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लोसिव और वायलेंट कंडीशन को क्रिएट होने से रोकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पावर को शेयर करता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी बेस है। तो इस पर्सपेक्टिव में क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, उसको हम देखना यहां शुरू करते हैं। देखिए, हर समाज से ही मिलकर देश बनता है, और हर समाज में कोई ना कोई विवाद होता है, और लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर वो योग्यता होती है कि उस विवाद को बड़े ही शानदार तरीके से सुलझा सकती है, उस विवाद को बड़े ही शानदार तरीके से एकोमोडेट करा लेती है, क्योंकि बेल्जियम में हमने देखा था। और वही चीज कह रहा है कि नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप। भाई, कोई भी देश जो है, कोई भी सोसाइटी अपने यहाँ में रहने वाले तमाम सोशल ग्रुप के बीच में जो विवाद है उसको पूरी तरीके से परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकता, और दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे विवाद न हो। So, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve a mechanism to negotiate the differences. लेकिन हम डेमोक्रेसी में क्या ये चीज सर्टेनली लर्न सीख सकते हैं कि इन सभी डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट कैसे किया जाए, और कैसे एक इवॉल्व करें मैकेनिज्म को, जिससे कि हम इन सभी डिफरेंसेस को लेके नेगोशिएट आपस में कर पाएं और एक साथ मिलकर रह पाएं। तो डेमोक्रेसी बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। तो इस आउटकम को डेमोक्रेसी, इस काम को शानदार तरीके से कौन करती है? तो वो डेमोक्रेसी करती है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सोसाइटी पूरी तरीके से परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकता अपने यहाँ के विवादों को, लेकिन डेमोक्रेसी चाहे, डेमोक्रेसी करती भी है कि वो ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करती है कि लोग आपस में नेगोशिएट कर लें, बातचीत करके विवादों को सुलझा लें, निपटा लें। तो इस मामले में डेमोक्रेसी बहुत शानदार काम करती है, बेस्ट सुटेड फॉर दिस डेमोक्रेसी, यानी बेस्ट सुटेड है, इसको बहुत, इस आउटकम को प्रोड्यूस करने में डेमोक्रेसी जबरदस्त काम करती है। सो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आइज टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, जबकि वहीं पे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, रिजीम होते हैं, वो इस प्रकार की बातों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सोशल डिफरेंस क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उनको क्या मतलब, आप कुछ भी करिए, लड़िए, भिड़िए, मरिए, हमको नहीं मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी ही बहुत शानदार आउटकम को प्रोड्यूस करती है जब बात सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो सोशल डिफरेंसेस को क्या कर सके, हैंडल कर सके। डेमोक्रेसी हैव द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज thus a definite प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स।
हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक जो रिजीम्स होते हैं उसका सबसे निश्चित रूप से जो प्लस पॉइंट है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो योग्यता होती है कि सभी प्रकार के सोशल डिफरेंसेस को, सोशल डिवीजन को, सोशल कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने, एक योग्यता डेमोक्रेसी के अंदर होती है। सो बट द एग्जामिनर ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव कंडीशन। लेकिन हमने श्रीलंका को देखा था, डेमोक्रेसी तो वहां भी थी, विवाद क्यों हो गया? जब डेमोक्रेसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देती है तो आखिर डेमोक्रेसी श्रीलंका में भी थी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब मिलेगा क्योंकि इसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा कि डेमोक्रेसी को किसी देश में सिर्फ डेमोक्रेसी रहने से सोशल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि डेमोक्रेसी के द्वारा जो प्रोड्यूस गवर्नमेंट है उसको 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, और जब वो 2 कंडीशन को फॉलो करती है तब जाके वहां पे किसी प्रकार का सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है। और 2 कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन है कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है? जो जीतता है। जीतता कौन है? जो मेजोरिटी वोट पाता है। तो यानी मेजोरिटी रूल करती है, लेकिन मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी ओपिनियन होता है, ना कि मेजोरिटी कम्युनिटी, मेजोरिटी रेस, मेजोरिटी लैंग्वेज, मेजोरिटी रिलीजन, मेजोरिटी कास्ट नहीं। मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी ओपिनियन ने माना है कि ये व्यक्ति सही है, इसलिए वो व्यक्ति शासन करेगा। यानी कि मेजोरिटी में ये चीज, डेमोक्रेसी में ये समझना आवश्यक है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन रूल। देखिए मतलब कि समझिए कि मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे एक टर्म को समझना पड़ेगा दोनों, कि मेजोरिटी पाकर ही कोई सरकार बना सकता है, और मेजोरिटी जब जिस व्यक्ति की आती है तो सरकार बनाता है। तो मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन उसको मान लेते हैं कि हाँ ये हमारी सरकार है, तो मेजोरिटी ओपिनियन का ही रूल होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन जो मेजोरिटी शब्द है, मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी जब पा जाए कोई व्यक्ति तो सरकार बना लेता है, तो मेजोरिटी ऐसा नहीं कि मेजोरिटी पा गया तो अब वो माइनॉरिटी का काम नहीं करेगा। अब मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ मिलके गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करती है और एक जनरल व्यू रखती है, एक सामान्य, भले वो जैसे उसको लगता होगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेजोरिटी में आ गया तो मेजोरिटी में आने के बाद वो शासन करने लगा। अब उसको लगा मैं तो मेजोरिटी में हूँ, तो मैं जिस कम्युनिटी का हूँ अब मेरी कम्युनिटी की बातें होंगी, अब किसी माइनॉरिटी की बात मैं नहीं सुनूंगा। तो ये बिल्कुल गलत है, तब कॉन्फ्लिक्ट होगा लाइक दैट श्रीलंका। अब मेजोरिटी में आ गए तो ठीक है सरकार बन गई, लेकिन जब मेजोरिटी में आप आ गए तो मेजोरिटी में आने के बाद आपको माइनॉरिटी के साथ मिलके आपको गवर्नमेंट के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा, और साथ ही साथ एक जनरल व्यू के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें आप माइनॉरिटी के लिए भी काम करेंगे, मेजोरिटी के लिए भी काम करेंगे। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो व्यू है, क्या बोल सकते हैं, ओपिनियन है, वो परमानेंट नहीं। मतलब कि मैं अगर आज हार गया, मतलब मैं माइनॉरिटी में आ गया, और मैं कल जीत गया तो मैं मेजोरिटी में भी आ गया। यानी हर समाज के हर व्यक्ति को मेजोरिटी और माइनॉरिटी में जाने का अधिकार हो, यानी मेजोरिटी माइनॉरिटी फिक्स ना हो। यानी मेजोरिटी सिर्फ अगर लोगों ने कह दिया कि आज ये व्यक्ति सही है तो वो व्यक्ति मेजोरिटी में आकर सरकार बना लिया, कल वही लोगों ने दूसरे व्यक्ति को कह दिया जो माइनॉरिटी में था, हारा हुआ था व्यक्ति, उसको लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो कल वो मेजोरिटी में आ गया। यानी मेजोरिटी माइनॉरिटी ये जो टर्म है परमानेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर डेमोक्रेसी फॉलो करती है तब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। वो पॉइंट क्या है कि इट इज आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेस्टिक ग्रुप। वही बात कर रहा है कि मेजोरिटी का रूल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल, चाहे वो टर्म रिलीजन की बात हो, रेस की बात हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात हो। यानी मेजोरिटी ओपिनियन का रूल होता है, ना कि मेजोरिटी कम्युनिटी का, मेजोरिटी लैंग्वेज का, मेजोरिटी भाषा का, मेजोरिटी धर्म का, मेजोरिटी कास्ट का। ये रूल नहीं होता है। तो मेजोरिटी का रूल का, देखिए रूल करने के लिए मेजोरिटी ही चाहिए, लेकिन जब मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन होता है, ना कि मेजोरिटी रिलीजन, मेजोरिटी कास्ट, मेजोरिटी लैंग्वेज, मेजोरिटी ओपिनियन और मेजोरिटी रेस, ये सारी चीज़ें नहीं होती। So rule by majority mean that in case of every decision, in case of every election, different person groups may and can form the majority। हर व्यक्ति, हर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप का व्यक्ति क्या हो सके, एवरी डिसीजन। रूल बाय द मेजोरिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन की बात करें तो हर इलेक्शन में हर डिफरेंट जो पर्सन है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म कर सके मेजोरिटी को। यानी मेजोरिटी में आने का अधिकार सबके पास हो, मेजोरिटी में आने का अधिकार सबके पास हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन को कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, फॉलो करती है, तो कंडीशन श्रीलंका जैसी नहीं होगी। अगर डेमोक्रेसी है तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर लेगी, लेकिन श्रीलंका में खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसने
मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी ओपिनियन न मान के मेजोरिटी कम्युनिटी बना दिया, मेजोरिटी लैंग्वेज बना दिया, इसने हालांकि कम्युनिटी को फेवर करने लगा, जिससे वहाँ पे क्या हो गया, विवाद की स्थिति बन गई। यानी ये दोनों पॉइंट्स अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करती है तब वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। यानी डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एवरी सिटीजन हैज चांस ऑफ बीइंग मेजोरिटी एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी न किसी बिंदु पे हर व्यक्ति को जो मेजोरिटी बनने का अधिकार हो तभी डेमोक्रेसी रह जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी लैंग्वेज के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे मेजोरिटी में जाने का अधिकार से रोक दिया जाए तब समझिए डेमोक्रेसी वहाँ पे कमजोर हो रही है और डेमोक्रेसी वहाँ पे खत्म हो रही है। तो हर व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए कि वो मेजोरिटी में जा सके। सो इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग मेजोरिटी, अगर किसी व्यक्ति को रोका जा रहा है मेजोरिटी बनने से जन्म के आधार पे, तब समझिए डेमोक्रेटिक रूल सीज टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। उस व्यक्ति के लिए, उस ग्रुप के लिए डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो यानी हमने पहला पॉइंट देख लिया कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, कि सोशल डाइवर्सिटीज को कैसे डेमोक्रेसी एकोमोडेट करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत शानदार प्रदर्शन डेमोक्रेसी का देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इसकी बात करें तो डेमोक्रेसी का सोशल एस्पेक्ट में हमारी जो उम्मीदें थी कि डेमोक्रेसी जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, जिसमें वुमेन और कास्ट के केस को देखेंगे कि वुमेन के मामले में डेमोक्रेसी कैसा प्रोड्यूस करती है आउटकम, कास्ट के मामले में डेमोक्रेसी की वजह से क्या परिवर्तन होते हैं, क्या हमारे एक्सपेक्टेशन, क्या हमारे एक्चुअल आउटकम्स। 2 पेजेस, इन्हीं दोनों पेजों के कंटेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो जब किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ाने की बात आती है, इस पायदान पे भी डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर, बहुत शानदार प्रदर्शन करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। और यहाँ तक कि ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि हम देखते हैं व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब उनको लगता है कि उसके रिस्पेक्ट को वो सम्मान नहीं कर रहा, उनके डिग्निटी को सम्मान नहीं कर रहा, तो लोग सम्मान के लिए लड़ भी जाते हैं। और पैशन फॉर रिस्पेक्ट और फ्रीडम जो है वही कहीं ना कहीं इसी वजह से डेमोक्रेसी का आधारभूत चीज़ है कि डेमोक्रेसी में ही लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है और इसीलिए लोगों के इधर पैशन भी रहता है डेमोक्रेसी का। और आज हम देखते हैं हर व्यक्ति, सम्मान की बातें आती है तो लोग लड़ जाते हैं। इसलिए और जब सम्मान को प्रमोट करने की बात आए, डिग्निटी और फ्रीडम को, सम्मान और स्वतंत्रता को प्रमोट करने की बात आए, इस पायदान पर डेमोक्रेसी शानदार काम करती है। So democratic crises throughout the world have recognized this at least in principle। और डेमोक्रेसी के थ्रू पूरे विश्व में जितने भी डेमोक्रेसीज है उस चीज़ को, मतलब डिग्निटी और फ्रीडम की चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए इस बात को डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी एग्जिस्ट करती है पूरे विश्व में, इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया है हर हाल में। नहीं हकीकत में पूरा दिख रहा है तो कम से कम प्रिंसिपल में तो है ही है। सो दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। जैसे कि अगर बात करें फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज नॉट सिंपल मैटर ऑफ रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति क्या हो, डिग्निफाई हो, हर व्यक्ति फ्रीडम हो। लेकिन एक ऐसी समाज जो लंबे समय से सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन में बना था, सबऑर्डिनेट कर देगा, गुलाम बना के रख लेगा, डोमिनेट करेगा, जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज जो महिलाओं पर हमेशा शासन किया है, उसमें एकाएक इक्वलिटी ला देना एक सिंपल मैटर नहीं होगा। जैसे कि दोनों एग्जांपल हम समझते हैं कि वुमेन का भी और कास्ट इनइक्वलिटीज का भी। हम जानते हैं कि बहुत सारे समाज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और ऐतिहासिक रूप से क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और लॉन्ग स्ट्रगल महिलाओं ने किया क्या, सम, जिसकी वजह से कुछ सेंसिटिविटी आज के समय में उनके देखने को मिलती है, उनको कुछ सम्मान मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है महिलाओं को, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए इंग्रेडिएंट, मतलब क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट बन जाता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। मतलब महिलाओं को लंबे समय देखा जाए तो समाज हमारा क्या था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था और इस सोसाइटी में महिलाओं को तो सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन महिलाओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया जिससे उनको मिला, अब मिला, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स इजियर फॉर वुमेन टू वेज स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। लेकिन वही डिक्टेटरशिप रहता तो क्या मिल पाता, नहीं मिल पाता। अगर महिलाओं ने स्ट्रगल किया इसका मतलब सबूत है कि डेमोक्रेसी है। आपको मिला या नहीं मिला वो अलग मामला है, लेकिन आप आवाज उठा पा रहे हो, यही डेमोक्रेसी की सफलता है। और जब ये प्रिंसिपल में चीजें आ जाती हैं, मिले या ना मिले, देखिए महिलाओं को सम्मान मिले ना मिले, कास्ट इनइक्वलिटी हो या ना हो, लेकिन जब प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हो गया तो चाहे कास्ट इनइक्वलिटी की बात हो तो वो व्यक्ति भी लड़ सकता है अपनी कास्ट के लिए, और चाहे महिलाओं को डिग्निटी रिस्पेक्ट की बात हो तो महिलाएं भी लड़ सकती हैं। क्योंकि जब एक बार आपका क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हो जाता है तो महिलाओं के लिए संघर्ष करना काफी आसान हो जाता है। उसी तरह का कास्ट इनइक्वलिटीज की बात करें कि हमारे डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात करें, उसने क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते थे, इन सभी पर आधारित जो भी भेदभाव होते थे, जातिगत भेदभाव होते थे, इन सभी को हटाकर
इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी बातों को क्लेम करना उन लोगों के लिए काफ़ी आसान बना दिया इस डेमोक्रेसी ने, क्योंकि प्रिंसिपल में रिकॉग्नाइज हो गया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ के वो अपनी इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए शानदार लड़ सकते हैं। सो देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज बट दिस लैक ऑफ मोरल एंड लीगल फाउंडेशन, सो परहैप्स इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक द ऑर्डिनरी सिटीजन वुड वैल्यू द डेमोक्रेसी। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी सिटीजन भी वैल्यू कर सकता है और जान सकता है कि हमें पता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो होने दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति चाहे वो लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल में रिकॉग्नाइज हो चुका है कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, जातिगत भेदभाव नहीं हो सकते। तो इन दोनों आधार पर हमने समझ लिया कि डेमोक्रेसी में डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इस मामले को शानदार तरीके से डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराती है और लोग रिस्पेक्ट के भूखे भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। सबसे विशेष बात डेमोक्रेसी की इस तरीके से हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल और सोशल आउटकम को पढ़ लिया। अब फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल आउटकम में पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखा, इकोनॉमिकल में निगेटिव दिखा और सोशल में खूब शानदार दिखा, अच्छा दिखा कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की बात करें या फिर महिलाओं के डिग्निटी की सम्मान की बात करें, जातिगत भेदभाव को हटाने की बात करें, इन सभी मामलों में डेमोक्रेसी ने हर व्यक्ति की डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ाने में शानदार काम किया। तो फाइनली हम निष्कर्ष पे आते हैं कि डेमोक्रेसी की सबसे विशेष बात ये कही जा रही है कि इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, कि डेमोक्रेसी का परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि जैसे डेमोक्रेसी एक टेस्ट को पास करती है उसके लिए दूसरा टेस्ट तैयार हो जाता है। जैसे ही हम डेमोक्रेसी हमारी कुछ उम्मीदों को पूरा करती है हम उससे अगली उम्मीद कर बैठते हैं और पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड मोर डेमोक्रेसी इवन बेटर। जैसे ही कुछ अच्छा करती है और अच्छा चाहते हैं, दैट्स व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेन। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोग बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आ जाते हैं कि डेमोक्रेसी ये करेगी, वो करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके बाद हम ब्लेम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में हम बार बार उम्मीदें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डिक्टेटरशिप रहता तो आप बोल भी नहीं पाते। तो वही दैट फैक्ट पीपल आर कंप्लेनिंग इटसेल्फ टेस्टिमोनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और लोग कंप्लेन कर रहे हैं डेमोक्रेसी से, ये खुद अपने आप में डेमोक्रेसी की सफलता है, ये खुद डेमोक्रेसी का परीक्षण है। सो इट्स सो दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर एंड हाई और माइटी पावर होल्डर की तरफ आलोचनात्मक तरीके से लोग देख पा रहे हैं। ये खुद अपने आप में लोकतंत्र की सफलता है। हम किसी नेता को बोल पा रहे हैं, वो सुधरे या ना सुधरे, काम करे या ना करे, लेकिन हम उसको बोल पा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, ये खुद अपने आप में टेस्टिमोनी है ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की। सो अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी, सो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों का जो डिससैटिस्फैक्शन है डेमोक्रेसी में, वो खुद अपने आप में डेमोक्रेसी की सफलता है। तो इस तरीके से हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के सभी एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया कि इसके पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिकल आउटकम, सोशल आउटकम, और इन सभी आउटकम को एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में कंपेयर करके इसके सभी एस्पेक्ट को तैयार कर लिया। आई होप आपने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ सिविक्स के सभी चैप्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेनेशन किया, एलेबोरेशन किया और सभी टॉपिक्स को टू द पॉइंट डिस्कशन किया विद इन वन सेशन। इसी के साथ हम आज के सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको इस सेशन के सारे पॉइंट्स समझ में आते हैं, अच्छे समझ में आए, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज इसी सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।